नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए, यह आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस सीरीज चालू की गई है आपके साथ, जहां पर हम पहले पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत पाषाण काल से लेकर के मौर्य काल तक के क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उनको लेकर एक ट्रिक्स के साथ आपको सारे क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से याद करा दिए गए। एक बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने के बाद अब हम आज आपके साथ दूसरा वीडियो इसके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आगे के जैसे काल को, जैसे मौर्योत्तर काल से आगे हम पूरा जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री का अभी तक का क्वेश्चन आया हुआ है ना आरओ एग्जाम्स में, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो आप बिल्कुल इसके बाद निश्चिंत हो जाइएगा, जितने भी पीवाईक्यूज रहेंगे वो सारे आपको याद हो जाएंगे। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपको कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है वह आया है विदेशी आक्रमणकारियों के क्रम को लेकर के। सबसे पहले आपको देखिए पता होना चाहिए कि विदेशी आक्रमणकारी जो मौर्योत्तर काल में आते हैं उनका क्रम क्या होता है। पहले इंडो ग्रीक आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। अब इनका क्रम मिलाने के लिए आ जाएगा। आपको पता है कालानुक्रम पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको लेकर के एक ट्रिक आप यह याद रखिएगा जो देखिए यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे आप बताइए, जैसे आप तैयारी करने आते हैं तो बोलते हैं ना कि तैयारी करने आते हैं और इन्हें इश्क पहले क्यों हो जाता है ना। बस आपकी तैयारी वहीं पे तैयारी में विराम लग जाता है। तो उसी से हमने ट्रिक बना ली कि विदेशी जब आए यहां पर तो इश्क पहले क्यों। ई से क्या हो गया आपका इंडो ग्रीक हो गया, और शक से क्या हो गया शक हो गया, और पहल से पहलव हो गया, और कु से आप कुषाण को कनेक्ट कर लीजिएगा। मतलब एक कनेक्ट करने के लिए यह तरीका बताया गया है। यहां से आप कनेक्ट कर लोगे, चारों कालक्रम लगाने को आएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। चलिए अब एक एक से देख लेते हैं कि जो आक्रमणकारी थे वहां से क्वेश्चंस आरओ में कहां से पूछे गए हैं। तो पहलव से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर। पहलव आपको दिखेगा कि महत्वपूर्ण नहीं। यहाँ पर क्या है, आगे जब भी सीक्वेंस आप मिलाने के लिए समझेंगे तो यह जानेंगे कि पहलव से गोंडो फर्निस के बारे में ही पूछा गया है कि सबसे प्रतापी शासक कौन सा था। वो भी एक सीक्वेंस मिलाने के आए, मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें वहां पर पूछ दिया था। बाकी आप देखिए इंडो ग्रीक से क्या क्वेश्चन बनाया गया। इंडो ग्रीक से क्वेश्चन बनाया गया कि सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन किन शासकों के द्वारा कराया गया। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया। तो देखो, सोने के सिक्कों को लेकर के यहाँ पर एक सारा कंफ्यूजन आपका अभी खत्म किया जा रहा है। जो क्वेश्चंस आपको रहते हैं कंफ्यूजन रहता है इन पर। देखो, सोने के सिक्के पर बात आएगी। अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने चलाया तो वह इंडो ग्रीक के द्वारा सबसे पहले प्रचलन किया गया। दूसरी बात, दूसरी तरीके से क्या पूछा जाता है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए तो वह आपके कुषाणों के द्वारा चलाए गए। तीसरा पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के के शासन के समय चले तो वह गुप्त शासन में चले, है ना। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन सोने के सिक्कों को लेकर के आते हैं। तीनों क्वेश्चन अब आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इंडो ग्रीक से देखिए यह क्वेश्चन पूछ चुका आयोग। फिर देखिए इंडो ग्रीक का एक शासक हुआ आपका मिनांडर। मिनांडर के द्वारा एक जो प्रश्न पूछे जाते हैं नागार्जुन से, तो नागार्जुन से जो संवाद होता है उसे मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है ना। तो आयोग ने पूछा कि भाई मिनांडर और नागार्जुन संवाद को किस नाम से जाना जाता है ना, या किस पुस्तक के तहत इसका संकलन किया गया है। तो वह है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का मतलब ही होता है मिलिंद के प्रश्न। पन्हो का मतलब होता है प्रश्न। मतलब मिलिंद ने जो नागार्जुन से, बौद्ध जो भिक्षुक थे, इनसे जो प्रश्न पूछे बौद्ध संत से, उनका जवाब दिया है इस पुस्तक में। ठीक है, तो यह प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया इंडो ग्रीक से। सको से क्वेश्चन क्या आया। सको से एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है। देखिए, शक पर जो विजय के उपलक्ष्य पे जो विक्रम संवत चलाया गया था ना, वो आपका 57 ईसा पूर्व है। यहाँ पर 58 लिखा हुआ है। यह ध्यान रखिएगा कि 57 ईसा पूर्व से आपका विक्रम संवत चालू किया गया। यह पूछ लिया गया था। सीधा सीधा देखिए वर्ष पूछ लिया जाता है आरओ के एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। और यह जानकारी हमें कहां से मिलती है, जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है। एक क्वेश्चन आपका देखिए पता चला यहां पर इंडो ग्रीक से किस तरीके से आता है, और सको से पता चला कि सको से वो विक्रम संवत को लेकर क्वेश्चन पूछा है अभी तक। कुषाणों से देखिए, कुषाण थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सोने वाली देखिए आपको बता दिया गया थे, शुद्ध सोने सर्वाधिक कहां चलाए गए, कुषाणों के समय। और कुषाणों में भी सर्वप्रथम पूछा जाए किस कुषाण शासक ने, पूछा गया है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। तो कौन था आपका, विम कुडफिसस था वो। ठीक है, और देखिए शक संवत की बात की जा रही है। यह कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि शक संवत जो है शक शासकों के द्वारा चलाया जाएगा, नहीं। वहां पर विक्रम संवत चालू किया गया था। यहां पर जो चालू किया जाएगा संवत है वह शक संवत है। यह शक संवत जो है आपका 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जब कनिष्क जो है आपका, जो कुषाण शासक कनिष्क है, वह राजगद्दी पर बैठता है। उसी वर्ष शक संवत के प्रारंभ माना जाता है। आयोग में क्वेश्चन बनाया गया था कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच अंतर कितना है। तो देखो भाई 57 ईसा पूर्व ये हो गया, और आगे 78 ईस्वी में आपका कौन सा है, शक संवत है। तो दोनों को आप जोड़ दो, कितना है, 135 वर्ष। तो यही देखिए आंसर था आयोग का। जो आयोग में क्वेश्चन बनाया गया था इन दोनों से जोड़कर भी एक क्वेश्चन बनाया गया था। तो यह भी देखो यहां पर करा दिया गया। एक क्वेश्चन देखिए पीवाईक्यू में बनाया गया रब तक अभिलेख पर। रब तक अभिलेख, पहले यह ध्यान रखिएगा कि रब तक जो अभिलेख है वह किसका है, वह कनिष्क का है। तो भैया कनिष्क का जब रब तक अभिलेख है, तो अब एक बात बताइए, इसमें क्वेश्चन कैसे बनाया गया था। क्वेश्चन ये बनाया गया था कि रब तक अभिलेख में कनिष्क के द्वारा किन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, साकेत है आपका, कौशांबी है, पाटलिपुत्र है, चंबा है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें यहां पर यूपी का कोई क्षेत्र दिख रहा है, देखो कौशांबी दिख रहा है आपको। अब जैसे ही यूपी का कोई क्षेत्र दिखा, मतलब आरओ के द्वारा यह क्वेश्चन
कहीं भी अगर यूपी संबंधी कोई अगर डेटा दिख जाता है तो वह क्वेश्चन आरओ के द्वारा उठा लिया जाता है। हिस्ट्री में कोई भी घटना होती है तो भैया रब तक अभिलेख से या ध्यान रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन उठाना लाजमी था, तो इसीलिए उसने उठाया और यह क्वेश्चन बना दिया कि रब तक अभिलेख में कौन से क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी में ऑप्शन में दिया था उसने श्रावस्ती, तो श्रावस्ती यहाँ पर कट करना था। कट कब कर पाओगे आप, जब आपको चारों क्षेत्र पता होंगे। और चारों क्षेत्र याद कैसे रख पाओगे, इसके लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। तरीका देखो एक बताया जा रहा है, यह आप ध्यान रखना दिमाग में तो आपको याद रहेगा। देखो थोड़ा सा मजेदार तरीका है। रब तक देखिए अगर आपको जाना है ना तो उसके लिए एक थोड़ी सी शॉकिंग बात लगेगी आपको। शॉकिंग बात यह लगेगी कि देखिए आपको जो है रब तक अगर जाना है ना तो आपको अपने पुत्र और चंपा, अपनी चंपा मतलब यहाँ बीवी की बात की जा रही है, यानी कि अपने पुत्र और अपनी चंपा को छोड़कर कोसों दूर जाना होगा। लो भाई हो गया, रब की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक मतलब बताया जा रहा है, एक खाली तरीका याद करने का ये कि देखो ये थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है आपको। शॉकिंग से क्या हो गया, साकेत हो गया। और अपने पुत्र और चंपा को, पुत्र से हो गया आपका पाटलिपुत्र, चंपा तो आपका चंपा हो ही जाएगा, कोसों दूर, कोसों से हो जाएगा कौशाम्बी। लो याद हो गए चारों क्षेत्र। कौन से चारों क्षेत्र हैं, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा, चारों क्षेत्र। अब आएगा अगर पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है तो ये चारों हमको जब ये ट्रिक पता होगी तो हम बता देंगे आसानी से, हम श्रावस्ती को कट कर देंगे कि नहीं कर देंगे, है ना, आसान हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला आता है शुंग वंश। अब देखो शुंग वंश से जो क्वेश्चंस बनाए हैं आरओ में प्रीवियस ईयर में वो देख लीजिए यहाँ पर। पहला तो देखिए इसके संस्थापक कौन रहेंगे, पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। पूछा जाता है कौन सा शासक है जिसने, शुंग शासक कौन सा है जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया, तो वह है आपका पुष्यमित्र शुंग। अब अंतिम शासक से देखिए क्वेश्चन बनाया गया। इसके अंतिम शासक जो हुए देवभूत हुए। देखो इसका तरीका कैसे याद रखने का, देवभूत समझ में आ रहा है, देवभूत तो देव और भूत एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब देव और भूत संग संग आ जाए तो समझो वो अंत है ना। बस अंतिम शासक आपको याद हो गया, संग संग आ जाए मतलब शुंग वंश के अंतिम कौन, देवभूत। बस कनेक्ट हो गया, देखो ऐसे याद हो गया थोड़ा सा, मतलब ऐसे याद बना रहेगा। इस तरह की कोई कहानी अगर आप बना लोगे दिमाग में। कर्ण देखो कर्ण से जो क्वेश्चन पूछा गया ना, क्वेश्चन आया इसकी स्थापना को लेकर के कि कर्ण वंश की स्थापना किसने की, तो आपको पता होना चाहिए कर्ण वंश की स्थापना की वासुदेव ने। याद कैसे रहेगा, तो याद देखो रखने का सबसे बढ़िया तरीका, कर्ण में कौन होते हैं, कर्ण में आपके वासुदेव होते हैं, बस वही उसके संस्थापक हैं। कर्ण वंश के संस्थापक कौन हो गए, वासुदेव हो गए, कर्ण में वासुदेव। चलो यह तरीका अच्छा है याद रखने का। फिर देखिए सातवाहन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सातवाहन से क्वेश्चंस खूब बने हैं। सातवाहन को लेकर देखिए इसके संस्थापक आपके सिमुख हो गए। सा से आप सा को कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सातवाहन के आपके संस्थापक कौन हो गए, सिमुख। अब दूसरा जो क्वेश्चन बनाया गया वह बनाया गया राजधानी को लेकर के, सातवाहनों की राजधानी। देखो इसका तरीका बताता हूं, सातवाहन ऐसे लिखिएगा, सातवाहन। अब एक बात बताओ, जिसके पास सातवाहन होंगे जिसके पास, उसकी प्रतिष्ठा होगी कि नहीं होगी समाज में, तो बस इसकी राजधानी क्या हो गई, प्रतिष्ठान। कितना आसान है देखो इसकी राजधानी याद रखना। सातवाहन की राजधानी क्या हो गई, प्रतिष्ठान। जिसके पास सातवाहन उसकी प्रतिष्ठा। अब पहला प्रतापी इसका राजा देखिए सतकर्णी प्रथम हो गया। सतकर्णी प्रथम, पहला ज्यादातर प्रतापी राजा जो होगा, देखिए पहला और प्रथम यहां कनेक्ट कर लीजिएगा, सतकर्णी प्रथम ही होगा। सबसे ज्यादा प्रतापी राजा कौन सा है, यह क्वेश्चन खूब बनाया जाता है कि सातवाहनों में सबसे प्रतापी राजा हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब देखो इसको क्या है ना, इसको एका ब्राह्मण भी कहा जाता था। एका ब्राह्मण क्वेश्चन बनाया गया था कि कौन सा शासक है सातवाहन का जिसको एका ब्राह्मण बोला जाता था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ही था जिसको एका ब्राह्मण कहा जाता था। और इसकी जानकारी आपको कहां मिलती है, इसकी जानकारी जो मिलती है वह आपके नासिक अभिलेख में मिलती है। नासिक अभिलेख किसका अभिलेख है, गौतमी श्री बलश्री का अभिलेख है। और ये गौतमी बलश्री जानते कौन थे, गौतमी बलश्री जो थी वो गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता थी। देखो गौतमी आप देख रहे हो, गौतमी जो पुत्र है, गौतमी माँ का नाम था। इसी आधार पर माना जाता है कि सातवाहन हो सकता है मात्र सत्तात्मक जो है शासन रहा हो। क्यों, क्योंकि ये ज्यादातर अपने नाम के आगे किसका नाम लगाते थे, अपनी माँ का नाम लगाते थे, आगे टाइटल के रूप में यूज करते थे, ठीक है। तो आगे जब माँ का नाम लगाते थे इसलिए इसको बोला जाता है। बाकी क्वेश्चंस कहां से बनाए गए ये समझ गए आप, एक राजधानी से बनाया गया, एक देखिए इसके संस्थापक से आपको याद हो गया, और जो इसका सबसे प्रतापी है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी है। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमें कि इसको एका ब्राह्मण कहा जाता था, वो हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख आपको पता है इनकी माँ का ही था, और माँ आप जानते हो इनका नाम तो आप कनेक्ट कर ही लोगे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जब उनका नाम है तो गौतमी बलश्री इनकी माता का नाम था, ठीक है। चलो ये सातवाहनों से प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। अब सारे देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने महत्वपूर्ण है, जो भी सारे आपको कराए गए हैं, और मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको याद भी करा दी गई हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर शासक और वंश दिए गए हैं। देखो ये सारी पीछे आपने चीजें देख ली है। यहाँ इंडो ग्रीक के बारे में खाली इतना पूछा था कि मैच करने को आया था तो डेमेट्रियस दिया हुआ था, तो आपको यह पता होना चाहिए इंडो ग्रीक का जो पहला आक्रमण हुआ ना भारत पर, पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, वो डेमेट्रियस ने किया था। और शकों का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ वो कौन हुआ, रुद्रदामन हुआ, है ना। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपने कई बार पढ़ा होगा।
जिसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब रुद्रदामन शकों का आप पता है, और पहलों में बताया था आपको शुरू में ही कि पहलों में ज्यादा कुछ नहीं पूछा है, केवल एक बार यह पूछा गया है कि इसका सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुआ ना, राजा हुआ ना, गोंडो फर्नीस, बस उसी के बारे में मैचिंग में आ गया था। देखो यही मैचिंग सीरीज आई थी। और विम कटफिसस आप जानते हो कुषाणों का शासक हुआ, पीछे हमने पढ़ भी लिया इसके बारे में। तो डेमेट्रियस आप पहला जो विदेशी आक्रमण है, और सीक्वेंस के स्तर पर पहला कौन सा था विदेशी आक्रमणकर्ता, आपका कौन था, इंडो ग्रीक था। तो भाई डेमेट्रियस को हम इंडो ग्रीक से मिला लेंगे। रुद्रदामन आप जानते ही हो शकों का, और गोंडो फर्नीस शुरू में ही बताया था पहलों का एकमात्र है जिसके बारे में पूछा गया प्रश्न अभी तक। तो बस इस तरीके से देखिए मैच करना कितना आसान हो जाएगा। अब देखो यह आपको मौर्योत्तर काल के बारे में सारी चीजें बता दी गई जो पूछी गई हैं अभी तक। ये मत सोचिएगा कि मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो गया, मौर्योत्तर काल में वह चीजें कंप्लीट हो गई जो पीवाईक्यू में पिछले 20 वर्षों में आपकी पूछी गई हैं। चलिए गुप्त वंश के किस तरीके से सवाल बनाए गए। गुप्त वंश से देखिए पहला सवाल श्रीगुप्त से बना। श्रीगुप्त से सवाल जो बना ना, यह नहीं पूछा गया कि इसके संस्थापक कौन है, भाई हर कोई बता देगा कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। सवाल बनाया गया कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। सीधा आयोग ने देखिए, आयोग ने सीधा यही प्रश्न इस तरीके से बनाता है कि वर्ष पूछ लेता है। ये थोड़ा सा टफ फैक्ट हो जाता है, लेकिन इसको भी आप आसान बना सकते हो। जैसे ही वर्ष पूछेगा तो आप बता दो भाई गुप्त के बारे में तुम्हें एक गुप्त चीज बताऊं, पूछेगा क्या, कि तो 2 और 5 जोड़कर कितना होता है, 7 होता है। हालांकि कोई गुप्त चीज नहीं है, लेकिन एक ऐसे ही हंसी मजाक के उद्देश्य से आपको केवल याद करने का तरीका बताया गया कि 2 और 5 जो होता है वो 7 होता है। देखो बीच में लिखा हुआ है, यही गुप्त वंश की गुप्त चीज है ना। तो ये देखो आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब आप देखोगे तो ध्यान दोगे और तुरंत आपको देखिए जैसे एग्जाम में दिखेगा कनेक्ट करके इस बात से कनेक्ट करके तुरंत आप टिक करके चले आओगे। तो श्रीगुप्त का आपको स्थापना वर्ष पता चल गया होगा। दूसरा इसका शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम से जो इनका पूछा गया क्वेश्चन वह आया महाराज धीराज की उपाधि। पूछा जाता है कि किस शासक ने महाराज धीराज की उपाधि ली, या चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कौन सी उपाधि ली गई। 3-4 उपाधियां दे दी जाएंगी, उसमें आपको बताना है, या महाराजा धीराज की दी जाएगी तो 3-4 शासक आपको दे दिए जाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई किसमें लगाएं। तो इसको याद करने का देखो तरीका बता देता हूं। महाराज के सारे राज रखने वाला, जो महाराज के सारे राज रखने वाला व्यक्ति होगा वही प्रथम होगा, है ना। वह प्रथम स्थान पर रखा जाएगा जो महाराज के सारे राज रख लेगा। तो महाराज धीराज राज कौन रखेगा, ये चंद्रगुप्त प्रथम। तो कभी भी द्वितीय नहीं लगाओगे, अब हमेशा चंद्रगुप्त प्रथम ही लगाकर आओगे जब भी टिक मार के आओगे। और इसी के द्वारा क्या होता है, गुप्त संवत की शुरुआत भी की जाती है। चलो अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से क्या प्रश्न आया। समुद्रगुप्त से देखो प्रश्न आया पहला कि जो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और नेपोलियन का काम क्या होता था, जानते हो आप नेपोलियन का काम क्या था, विन जीतना होता था। नेपोलियन ने जीता था कि नहीं जीता था। अब देखो उसी आधार पर बोला जाता है कि समुद्रगुप्त ने भी दक्षिण के अभियान किए, इसने भी जीता था कई राज्यों को। अब विन के आधार पर ही आप कनेक्ट करना कि किसने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा, तो विंसेट ऐसा लिखना, विंसेट। विन किया था इसीलिए विंसेट ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। देखो याद हो गया, इसी तरीके से याद करोगे तभी याद होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेट ने कहा था, क्योंकि विन किया था इसने दक्षिण के राज्यों को, पता है आपको। अब इसने उपाधि कौन सी ली थी, परम भागवत की उपाधि ली थी। महाराजा धीराज की अब देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसी तरीके से परम भागवत की उपाधि को भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे समुद्रगुप्त को लेकर के। अब अगला जो क्वेश्चन खूब बनाए गए हैं यहाँ से, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख को लेकर के। देखो यार उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी अभिलेख होगा ना तो वहां से प्रश्न खूब बनाए जाते हैं। उसी आधार पर आरओ ने देखो, आरओ में जो पीछे बने क्वेश्चन ना, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से लेकर खूब बने हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इस अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की सूचना मिलती है ना। जो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पढ़ते हो ना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ना हरिसेन, इसके द्वारा जो इसका अभिलेख लिखा गया है वो अशोक स्तंभ से प्राप्त होता है। तो उसकी भी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से मिलती है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन पूछा गया, कौन से मुगल शासकों की जानकारी यहां पर मिलती है। तो देखो जहांगीर और बीरबल। यहां पर देखो ऑप्शंस में और सारे मुगल शासक दे दिए जाएंगे, हो सकता है अकबर दे दिया जाए, सॉरी अकबर नहीं, हो सकता है यहां पर औरंगजेब दे दिया जाए या बाबर दे दिया जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जहांगीर और बीरबल की भी जानकारी, इसका भी उल्लेख किया गया है। याद कैसे रखना है, देखो जहां बल की बात की जाती है, जहां बल की बात की जाए तो वहां अशोक का नाम कौन भूल सकता है भाई, कलिंग विजय कौन नहीं जानता है। तो जहां बल की, तो जहां से आपका हो गया जहांगीर और बल से हो गया आपका बीरबल। तो जहां बल की बात की जाए वहां अशोक को कौन भूल सकता है, तो जहां से जहांगीर, बल से बीरबल, दोनों याद हो गए। अब देखो आप कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल। और अकबर के द्वारा क्या होता है, ये मूलतः क्या होता है, कौशाम्बी में ये स्थित होता है। कौन, अशोक के द्वारा जब ये स्तंभ अभिलेख जो होता है, स्तंभ अभिलेख अशोक के द्वारा मूलतः कौशाम्बी में स्थापित कराया जाता है। लेकिन अशोक क्या करते हैं, अशोक कौशाम्बी से इसको लेकर कहां आ जाते हैं, इलाहाबाद में इसको स्थापित करा देते हैं। तो वर्तमान में कहां पर है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ अभिलेख। तो बस इतना, बस इसके बारे में जानकारी रखनी है। और इतनी जानकारी क्या रखनी, इतनी जानकारी से ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। वहीं से देखिए सारे ये टॉपिक्स उठाए गए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं। बस एक सीक्वेंस में आपको देखिए, सारे आपको सीक्वेंस में भी दिए जा रहे हैं कि श्रीगुप्त फिर चंद्रगुप्त प्रथम से क्या क्वेश्चन, फिर चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त से क्या क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। और इसलिए सीक्वेंस में दिया जा रहा है कि कालानुक्रम कभी लगाने को बाई चांस आ जाता है ना गुप्त शासकों का, तो वो भी आप आसानी से लगा लो। चलिए अगला कौन सा रह गया, अगला रह गया अभी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय
जो है उन्हें देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है ना। क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, तो देवगुप्त के नाम से। फिर देखो अगला जो क्वेश्चन बनाया गया ना, क्वेश्चन यह बनाया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों पर विजय प्राप्त की ना, तो कौन सी मुद्रा, किस मतलब सोने की मुद्रा, सोने के सिक्के चलाए या चांदी के चलाए या तांबे के चलाए, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया। अब आप पता है कंफ्यूज क्यों किया गया आपको, क्योंकि गुप्त काल आप जानते हो सर्वाधिक किसके सिक्के चले थे, सोने के। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हो सकता है भाई चंद्रगुप्त नहीं आता होगा ना जब आपको, तो आप मार के आओगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब विजय की होगी शकों पर तो सोने के ही चलाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन से सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे, और इसे शक विजेता के रूप में भी जाना जाता था, है ना। अब इसी के दरबार में नवरत्न होते हैं। अब नवरत्नों पर यह नहीं कि नवरत्न आपने बैठ कर तैयार कर लिया, यहां से पीवाईक्यू समझना होता है। पीवाईक्यू में पीछे अभी तक 20 वर्षों में यह 3 नवरत्नों पर प्रमुख रूप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से, एक धन्वंतरी पर पूछा गया है, इनके नवरत्नों में से एक थे धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का विद्वान माना जाता था। दूसरा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की जो 2 पुस्तकें हैं वह एक सिद्धांत शिरोमणि है और दूसरी लीलावती, इसको लेकर प्रश्न बनाए गए। और कालिदास को लेकर देखिए मेघदूतम को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है। तो यह 3 जो हैं आपके वो प्रमुख नवरत्न हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना। यह आपको देखिए यहाँ पर दे दिया गया है और इसी से ही घूम फिर कर क्वेश्चन बनाए जाते हैं लगातार, जो भी नवरत्नों पर बनाए गए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। चलिए फिर आगे देखा आपने कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त के बारे में आपको केवल इतना पता रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त। और याद कैसे रखना है, देखो कुमारगुप्त को आपको केजी के रूप में याद रखना है। केजी की पढ़ाई करके, मतलब केजी से 12th तक की पढ़ाई करके इंसान कहाँ जाता है, विश्वविद्यालय जाता है। तो भैया कुमारगुप्त आप समझ गए। अब केजी ने स्थापना किसकी की होगी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की होगी। लो याद हो गया, केजी से कनेक्ट किया हमने। स्कंदगुप्त बहुत आसान है, कई बार पूछा गया है। स्कंदगुप्त जो है वो हूणों का आक्रमण होता है किसके समय, स्कंदगुप्त के समय। क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, भीतरी स्तंभ अभिलेख में मिलती है जानकारी, है ना। स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है इसमें जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के द्वारा, स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का आक्रमण होता है, जिसे पराजित करता है हूणों को। एरण अभिलेख, अगला देखो क्वेश्चन जो बनाया गया गुप्त काल से, एरण अभिलेख पर बनाया गया। एरण अभिलेख के बारे में जानकारी यह है कि कौन सा अभिलेख है जहां पर सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। तो आप बता दोगे एरण अभिलेख में, याद कैसे रखोगे, देखो रण से याद रखना है। रण पर जब व्यक्ति लड़ने जाता है तो जब शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी क्या हो जाती है, सती हो जाती है, हो जाती है। तो लो भाई रण से एरण याद हुआ, और सती, जब सती होगी, रण में पति की मृत्यु होती है जब युद्ध में, तो सती हो जाती है, यानी कि सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है कहां पर, एरण अभिलेख में। लो कितना आसान है, कनेक्ट करके याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन बनाया गया आरो में, वो दीनार और रूपक को लेकर बनाया गया। दीनार को लेकर के देखिए, जो गुप्तकालीन सोने की मुद्रा होती थी ना उसको दीनार कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, तो दीनार के नाम से जाना जाता था। और रजत मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, वो रूपक के नाम से। ये तो हो गया चलो जानकारी। अब याद कैसे रखना है, देखो दीनार को आप पता कैसे पढ़ना, दीनारी के रूप में पढ़ना। और नारी क्या पहनती है, नारी पहनती है गोल्ड भैया, तो नारी दीनार क्या हो गया, दीनार किसकी मुद्रा हो गई, गोल्ड की मुद्रा हो गई, सोने की मुद्रा हो गई। और रूपक और रजत, रा को रा से कनेक्ट कर लेना आप, रूपक को रजत से कनेक्ट कर लेना। लो दोनों याद हो गए, चाहे अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा कि रूपक सोने की थी कि चांदी की थी। रा से रजत और दीनार से दीनारी, नारी क्या पहनती, गोल्ड, ये हो गया सोना। लो याद दोनों। चलो आगे देखते हैं मंदसौर। मंदसौर जो प्रशस्ति अभिलेख है, अब देखो मंदसौर जो प्रशस्ति अभिलेख है, क्वेश्चन बनाया गया कि किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है। तो इसमें आपको देखिए दिया हुआ है कुमारगुप्त प्रथम की, इसका आंसर था कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का। याद कैसे होगा, देखो कुमारगुप्त आपको केजी से कनेक्ट कर लेना है। केजी से ही क्या होता है, जो मंद बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको अगर प्रशंसा उनकी नहीं की जाएगी ना, तो फिर कैसे उनकी उपलब्धियां, वो उपलब्धि की ओर कैसे जा सकेंगे, नहीं मिल सकती ना उपलब्धियां। तो इसलिए केजी की उपलब्धियां करनी है तो क्या है, मंद बच्चे हैं उनकी प्रशंसा करना जरूरी है। तो बस मंदसौर प्रशस्ति, बस मंदसौर प्रशस्ति से आपको क्या याद रखना है, केजी, यानी कि मंद बच्चों की प्रशंसा, जो मंदसौर हैं आपके मंद बच्चे, उनकी प्रशंसा करनी है तो केजी से करनी है। तो बस केजी से याद कर लेना है आपको। केजी कौन है, कुमारगुप्त आपके। चलिए गुप्तकाल हो गया। गुप्तकाल के जितने अभी फैक्ट आए, कोई पीवाईक्यू के फैक्ट आए ऐसे रहे जो आपको याद नहीं हुए हो, साथ के साथ याद हुए सारे, तो सारे के सारे अगर याद हुए तो लाइक कर देना। अगर ये पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाना और वहाँ आपको ये सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी इसकी। चलिए अगला देखते हैं गुप्तोत्तर वंश। अब गुप्तोत्तर में क्या है ना, कुछ जो बहुत कम क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, लेकिन देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन बने। देखिए वाकटक वंश से आपका जो क्वेश्चन बना उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कौन सा शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। तो आपका था प्रवरसेन, है ना। प्रवरसेन जो प्रथम थे, प्रवरसेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराए जाते हैं। और वहीं प्रवरसेन द्वितीय पर जो क्वेश्चन बना, यहाँ पर पूछा गया कि सेतुबंध ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, तो प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा की गई। यह क्वेश्चन बनाया गया और यह बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए बस इसको खाली आप पढ़ लेना।
बहुत पहले पूछा गया था, लेकिन अब यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। दूसरी बात है, देखिए यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यह फैक्ट पूछा गया है कि रुद्रसेन द्वितीय जो इसके शासक हुए, किसके, वाकाटक के, रुद्रसेन द्वितीय से ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कराया था। देखो भाई, वाकाटक वंश जो था ना, एक बफर स्टेट की तरह काम करता है गुप्तों के लिए। तो याद रखना, गुप्तोत्तर भले दिया हुआ है, लेकिन ये गुप्त काल के समानांतर भी शासन कर रहे थे। कौन? वाकाटक वंश के शासक। तो ये थोड़ा सा चंद्रगुप्त द्वितीय वाली जो घटनाक्रम है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया था? रुद्रसेन द्वितीय से। अब कनेक्ट कैसे रखना है? द्वितीय का द्वितीय से ही कनेक्ट कर लेना है भाई। उधर चंद्रगुप्त द्वितीय था, इधर प्रवरसेन द्वितीय है, सॉरी रुद्रसेन द्वितीय है ना। रुद्रसेन द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय, और ज़्यादा याद रखना है तो रुद्रवेड्स प्रभा, ऐसे याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, द्वितीय का द्वितीय से कनेक्ट किया तो हम तुरंत लगा देंगे वहाँ पर जब भी ऑप्शन में दिखेगा हमें। अगला देखिए जो है, गुप्तोत्तर में ही हम पुष्यभूत वंश और वर्धन वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पुष्यभूत वंश की बात की जा रही तो संस्थापक इसका पुष्यभूत ही रहेगा, और इसकी राजधानी कौन सी होगी? थानेश्वर होगी। इसकी कहानी समझ लोगे ना तो ये जितने भी फैक्ट आगे आपको दिख रहे हैं ना आरो यारो में अभी तक जो पूछे गए सारे बहुत आसान हो जाएंगे। कैसे? ये समझो, देखो यह आपका हो गया भारत का मैप, यहाँ पर आपका थानेश्वर हरियाणा के क्षेत्र के पास में है। यहीं पर देखिएगा शासक होता है पुष्यभूत, है ना, और यहीं पर इनका पुत्र होता है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के ही पुत्र होते हैं आपके राजवर्धन और कौन? हर्षवर्धन। दो पुत्र होते हैं। अब राजवर्धन क्या होता है, और एक पुत्री होती है राजश्री। अब राजश्री का जो विवाह होता है वो कन्नौज के मौखरी शासक के साथ हो जाता है ना। यहीं पर आपका कन्नौज है, आपको पता होना चाहिए। कन्नौज के जब मौखरी शासक के साथ हो जाएगा तो कन्नौज के मौखरी, जब राजश्री जो हर्षवर्धन की, या आप मान लो राजवर्धन, सॉरी प्रभाकर वर्धन, और इनकी जो बहन होती है, हर्षवर्धन की बहन होती है, तो उसकी जब हत्या हो जाती है, सॉरी किसकी हत्या हो जाती है? राजश्री के हस्बैंड की हत्या हो जाती है। ठीक है, तो अब उसका बदला लेने के लिए ही क्या होता है कि प्रभाकर वर्धन अपने बेटे राजवर्धन को भेजता है। ठीक है, तो राजवर्धन भी वहाँ पर मार दिया जाता है। लेकिन जब हर्षवर्धन जो है 16 साल की आयु में यहाँ पर राजगद्दी पर बैठता है, जब उसके भाई की भी हत्या हो जाती है, तो राजगद्दी पर बैठते ही वो क्या करेगा? कन्नौज और थानेश्वर, उसके हाथ में दोनों क्षेत्र आ जाते हैं। तो इसी आधार पर क्या करेगा? थानेश्वर से अपनी राजधानी को रूपांतरित कर देगा किधर? कन्नौज की ओर। तो यहीं पर देखिए फैक्ट पूछा गया है, और कन्नौज कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनाए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा सिक्वेंस, एक राजनीतिक जो घटनाक्रम बताया गया है ना, केवल फैक्ट से कनेक्ट रखने के लिए बताया गया है कि भाई जब थानेश्वर की बात हो रही है कि पहले राजधानी थानेश्वर रहती थी, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि कन्नौज बदलनी पड़ी, तो वहाँ पर समझ में आया कि हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसके जब पति की जब हत्या कर दी जाती है ना पाल शासक के द्वारा, तो फिर वहां पर अब बड़े भाई की भी उसकी हत्या हो जाती है हर्षवर्धन की, तो मजबूरन उसको क्या है? थानेश्वर और कन्नौज, इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर ही शासन करना होता है। इसीलिए आगे राजधानी क्या है? कन्नौज बनाई गई हर्षवर्धन के द्वारा। देखिए यह क्वेश्चन सारे अब यहाँ से हो जाएंगे। कैसे? संस्थापक पुष्यभूत हो गया, राजधानी पहले थानेश्वर रहती है, हर्षवर्धन के द्वारा राजधानी क्या? कन्नौज बनाई जाएगी। और नर्मदा नदी के तट पर आपको पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय, यहीं पर ही आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूट शासक जो पुलकेशिन द्वितीय थे, वह जो है पुलकेशिन, राष्ट्रकूट नहीं सॉरी, चालुक्य शासक, वातापी के जो चालुक्य थे वह आपके पुलकेशिन द्वितीय थे। इन्होंने क्या किया? नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया। जब हर्ष पराजित होते हैं तो यहीं पर क्वेश्चन एक बना दिया जाता है कि किस अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि भाई हर्ष की पराजय हुई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि होल अभिलेख होता है वो, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है क्या? पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष पराजित किए गए हैं। तो यह देखो क्वेश्चन साफ साफ बना है यहाँ पर, और सारे क्वेश्चन जो भी अभी तक बने हैं पुष्यभूत को लेकर के वो सारे आपको देखिए क्लियर भी हो गए होंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन बनाया गया है वह हर्षवर्धन की रचनाओं को लेकर बनाया गया है। क्या है क्वेश्चन? देखो हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं ना, वो 3 रचनाएं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। कौन कौन सी हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली, और तीसरी कौन सी है? नागानंद। तो बताइए ये तीनों रचनाएं क्या आपको याद थी? नहीं याद थी तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा बना दिया जाएगा ना कि कौन सी रचना है जो हर्ष की नहीं है। तो भैया 3 जब आपको पता होंगी तभी तो आप बता पाओगे ना कौन सी नहीं है। तो कैसे आपको याद कैसे रखना है? देखो कोई भी व्यक्ति अगर हर्ष में होगा, तो वह क्या करेगा? वो नागिन डांस करता है कि नहीं करती है? करता है। ठीक है, अब नागिन डांस करेगा कब करेगा? जब या तो उसकी कोई प्रियदर्शिका हो, कोई प्रिय देख रहा हो, या उसको रत्न मिल रहे हो करने के लिए। तो तीनों देखो कनेक्ट हो गए उसके। हर्ष में कोई व्यक्ति होगा, कब होगा? जब वो नागिन डांस करेगा। और क्यों करेगा? या तो उसको कोई प्रियदर्शिका हो, उसकी कोई प्रिय देख रही हो या देख रहा हो, ठीक है, या उसको रत्न मिल रहे हो। लो तीनों किताब याद हो गई। नागिन से क्या हो गया? नागानंद हो गई उसकी, एक नाटक उसका नागानंद। प्रियदर्शिका दूसरा नाटक हो गया, तीसरा रत्न से रत्नावली हो गया। तीनों नाटक देखो आपको याद यहाँ पर करा दिए गए। किसके? हर्ष के ये तीनों नाटक हैं। हालांकि माना जाता है ये उसके नाटक नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव बेस पे आपको यहाँ पर आंसर करके आने हैं। अब पुष्यभूत वंश से या वर्धन वंश
से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। यहाँ से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश केंद्रित थोड़ा सा रख करके सारी घटनाएं हैं यहाँ पर दिखाई दे रही, कन्नौज के इर्द गिर्द ही सारी घटनाएं घूम रही हैं, इस कारण यहाँ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बना दिए जाते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन बनाया गया है आचार्य और उनके मतों को लेकर बनाया गया है। देखो यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा, अभी बता दी जाएंगी चीज़ें कैसे। रामानुज, एक सारणी आती है मिलाने के लिए, तो रामानुज को देखिए विशिष्टाद्वैत से मिलाना है, माधवाचार्य को द्वैतावाद से मिलाना है, वल्लभा को शुद्धाद्वैतावाद से मिलाना है और निम्बकाचार्य को द्वैताद्वैत से। बड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि कौन सा द्वैताद्वैत कौन सा विशिष्टाद्वैत, अब नहीं होगा। अब देखो यहाँ तरीका बता दिया जाएगा। देखो कैसे, रामानुज को कैसे मिलाना है, भगवान राम जो थे वो सभी के लिए विशिष्ट हैं कि नहीं है, भाई हैं, तो इसलिए भगवान राम को कनेक्ट करना है रामानुज से और विशिष्ट को विशिष्टाद्वैत से। क्लियर। अब माधवा, देखिए माधवा को, माधवा मतलब मध्य से देखना है इसको। मध्य क्या होता है, दो के बीच, है ना, दो के बीच को ही क्या बोलते हैं, मध्य बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। दो कोई व्यक्ति खड़े हैं उनके बीच में तीसरा व्यक्ति है तो क्या हो गया, मध्य हो गया। तो उसी हिसाब से माधव को किससे मिलाना है, द्वैत से मिलाना है। द्वैत मतलब दो होता है, दो के बीच, बस माधवा को आपको द्वैतावाद से मिला देना है। तीसरा देखिए निम्बकाचार्य का बताया जा रहा है। निम्बकाचार्य क्या होता है, निम्बका का नींबू से कनेक्ट करिएगा। नींबू अगर आपने चख लिया थोड़ा सा तो एक बात को दो बार बोलोगे कि नहीं बोलोगे, इसलिए वो द्वैत को द्वैत द्वैत दो बार बोल रहा है क्योंकि उसने नींबू चख लिया है। तो नींबू से आपका निम्बकाचार हो गया और द्वैत द्वैत हो गया। ठीक है, तो इस देखिए तीनों आपके मत जो है कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। अगर घटनाएं राम जो है विशिष्ट हैं तो विशिष्टाद्वैत हो गया, माधव मतलब मध्य की बात हो रही, दो के बीच की, तो द्वैतावाद हो गया। निम्बका नींबू से कनेक्ट किया इसको, नींबू मतलब द्वैताद्वैत हो गया। अब वल्लभाचार्य खुद ही यार शुद्धाद्वैत बता देना है ना, या वल्लभ भाई पटेल शुद्ध राजनीतिक थे, कुछ भी सोच लेना, लेकिन यह तीन जो आपको बताए गए बेहतरीन तरीके से आपको समझाए गए हैं। और इन तीनों अगर तीन भी आते होंगे ना तो फिर आपको क्या है, मिलान करना काफी आसान हो जाता है ना, एलिमिनेट मेथड लगा दिया करो। चलिए अब कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा यहाँ से, अब शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत कुछ भी आएगा सब क्लियर हो गया होगा। शंकराचार्य के देखिए 4 मठ पूछ लिए थे, इसमें क्या है, कुछ नहीं, डायरेक्शन याद रखनी है। उत्तर का जो मठ था वो उत्तराखंड में आपका है, जोशी मठ के नाम से जाना जाता है, और उड़ीसा में आपका पुरी मठ के नाम से जाना जाता है, मैसूर में श्रृंगेरी के नाम से जाना जाता है, और आपका गुजरात का द्वारिका मठ के नाम से जाना जाता है। अब सारी डायरेक्शन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो है उसी आधार पर मठ का नाम है, ये तो आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब अगला जो देखिए क्वेश्चन बनाया गया वो जो आए पूछे गए हैं वह प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो देखना आरो में जो मैंने मतलब पिछले 20 वर्ष के क्वेश्चंस देखे उसमें क्वेश्चंस जो है मंदिर स्थापत्य को लेकर खूब बनाए गए हैं, और वो देखो सारे यहाँ पर नोट कर दिए गए हैं, और कैसे आपको देखो याद भी करा दिया जाएगा यहीं पर सारे जो, अगर यह PYQ से अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो फिर आपका गलत नहीं होगा, 100% मानकर चलिएगा। पहला जैसे क्वेश्चन बनाया गया खजुराहो से। अब यार खजुराहो से पूछा गया क्वेश्चन कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है किन शासकों के द्वारा कराया गया, तो यहाँ तो दिया हुआ देखो चंदेल के द्वारा। याद कैसे रखना है, देखो राहों पर आप क्या देते थे, राहों पर आप चंदे देते थे कि नहीं देते थे, चंदा देते थे कि नहीं देते थे, तो राहों को आपने खजुराहो से कनेक्ट किया और चंदे को आपने चंदेल से कनेक्ट किया, लो याद हो गया हमेशा के लिए। दशावतार मंदिर, भाई दशावतार मंदिर का पूछा किस शासक काल में दशावतार मंदिरों का निर्माण हुआ, तो यह आपको ट्रिक नहीं बताई जाएगी, बहुत अच्छे से स्थापत्य में बताया गया था कि गुप्त कालीन में मंदिर स्थापत्य शुरू होता है, और 2 मंदिर ही तो हैं यूपी के, एक कानपुर का आपका भीतरगांव मंदिर है, दूसरा आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अब ये दोनों मंदिर अगर आपको नहीं याद है तो यार जाओ पेपर 5 की क्लास देखो जाके कल्चर की, बहुत अच्छे डिटेल में कराया गया। तीसरा देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया वो दिलवाड़ा जैन मंदिर को लेकर पूछा गया। दिलवाड़ा जैन मंदिर को लेकर क्या क्वेश्चन आया, यह क्वेश्चन आया कि दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है यह किसके द्वारा निर्मित कराया गया या किस धातु का बना हुआ है, तो देखो दिलवाड़ा जो है एक तो संगमरमर से निर्मित है, यह आपको याद रखना है। दूसरा जो है यह विमल शाह के द्वारा निर्मित किया गया। देखो याद कैसे रखना है इसको, बहुत बढ़िया एक कहानी बताई जाती है, जैसे दिलवाड़ा को दिल बड़ा करके कनेक्ट करो, आपको दिल बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे एक्टर हैं जो किसका ऐड करते हैं, जिनकी आपके दिल में इज्जत है, ठीक है, लेकिन दिल बड़ा करके उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो किसका ऐड कर रहे हैं, विमल का। बहुत फेमस चीज़ बताई जा रही है, अक्षय कुमार हो गया आपका, अजय देवगन हो गया, ये सब ऐड करते हैं विमल का, तो बस उसको दिल बड़ा करके आप समझ लो कि दिल बड़ा करके इनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि वो विमल का ऐड करते हैं। अब भाई दिल बड़ा आया, तुरंत दिल बड़ा को अपने दिल बड़ा, हमने दिल बड़ा करके किसको एक्सेप्ट किया था, क्यों किया था, क्योंकि विमल का ऐड कर रहे थे, विमल से विमल शाह आपका कनेक्ट हो गया, और विमल शाह और दूसरा आपको पता रखना है कि भाई ये लोग विमल का ऐड कर रहे हैं क्योंकि बहुत चालू हैं, चालू से आपका चालुक्य हो गया कि चालुक्य शासक था कौन, भीमसेन, उसका ही सामंत था कौन, विमल शाह। अब यहाँ से कितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस कहानी से आप देखिए बहुत अच्छे से सारे फैक्ट्स आप सही करके चले आएंगे। चलिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसके बारे में पूछा जाता है कि किसके द्वारा स्थापना की गई, तो देखो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उनकी स्थापना नरसिंह देव वर्मन के द्वारा की गई। तो कैसे इसको याद रखना है, देखो कोड़ा आप जानते हो ना, कोड़े बरसाए जाते हैं कि नहीं बरसाए जाते हैं, कोड़ा जो है नर को अगर सिंह को अपने काबू में रखना है तो उसको क्या बरसाने पड़ेंगे, उसके ऊपर कोड़ा बरसाने पड़ेंगे तभी वो काबू में रहेगा, बरसाता है ना आप देखते हो ना, तो उसमें कोड़ा से आपको याद रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कोड़ा और पैगोड़ा यह एक राइमिंग थोड़ा सा मिला लीजिएगा, कोड़ा पैगोड़ा, इसको ही बोला जाता है क्या, कोणार्क को
पैगोड़ा, काला पैगोड़ा भी बोला जाता है। ये दोनों पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, और अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा याद कर लेना, कुछ चीज़ें याद भी कर लिया करो। रथ मंदिर की देखो बात की जा रही, रथ मंदिर पूछा गया है कि किसके द्वारा इनका निर्माण कराया गया। देखो रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया। अब यहाँ पर यह याद इसलिए नहीं कराया जाएगा, अब जब पल्लव कालीन जब आपको स्थापत्य पढ़ाया गया था ना, वहाँ बहुत अच्छे से बताया गया था कि शुरुआती जो मंदिर थे वो एकाश्म मंदिर थे, है ना। उसके बाद जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, इसके समय रथ मंदिरों का निर्माण शुरू हो जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं, थोड़े और उत्कृष्ट प्रकार के मंदिर। यहीं पर आपको देख लीजिएगा कैलाश मंदिर आपको दिखाई देगा, है ना, जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है वो यहाँ पर दिखाई देगा। शोर टेम्पल यहाँ पर दिखाई देगा नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय। तो ये अगर स्थापत्य आपने नहीं पढ़ा है ना, जाओ यूपी पेपर 5 अगर आपका कमजोर है ना, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट थोड़ा सा, वहाँ पर जाना बहुत अच्छे से डिटेल में। लेकिन यहाँ आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात हो रही है, और वहाँ पर जो मंदिरों से क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो सारे देखो यहाँ पर तैयार कराए जा रहे हैं, और इसको इन डिटेल भी आपको डिस्कस किया जा रहा है। एलोरा के देखिए कैलाश मंदिर पूछे गए, वहाँ पर देखिए कांची के कैलाशनाथ मंदिर की बात आएगी तो पल्लव शासकों से प्रश्न बनेगा। अब एलोरा और एलिफेंटा इन क्षेत्रों से आएगी ना, तो आपको ध्यान रखना है कि एलोरा और एलिफेंटा क्षेत्र यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ पर शासक कौन से थे, ये राष्ट्रकूट शासक थे, है ना, इतना तो आपको पता ही है। तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ही इनको संरक्षण दिया गया, निर्माण भी कराया जाएगा। और एलोरा के जो कैलाश मंदिर है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्माण कराया जाएगा, ये आसान है। और कैलाश मंदिर है तो भैया कैलाश मंदिर है तो यहाँ पर वैष्णव धर्म भी ऑप्शन में होगा और शैव धर्म भी होगा। तो पूछा जाएगा ये कैलाश मंदिर तो जो थे किस धर्म के जो संरक्षक थे, तो भाई आंख बंद करके आप मार सकते हो, कैलाश मंदिर की बात की शैव धर्म के थे। अब देखो जो आपकी गुफा है ना, अजंता की गुफाएं हैं, उसमें गुफा नंबर 16 से प्रश्न बनाया गया था कि जो मरणासन्न राजकुमारी हैं उनका चित्र किस गुफा में दिखाई देता है। तो गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10 ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें आपको बताना है गुफा नंबर 16। याद कैसे रखना है, तो एक बात बताओ, राजकुमारी जब 16 साल की हो जाएंगी तो उसके बाद ही मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाती हैं, क्योंकि भाई पहले बालिग की उम्र क्या होती थी 18, यानी कि 16 साल की होते ही बोला जाता था ना कि 16 साल की लड़की हो गई, अब मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई, क्योंकि पता है उसका विवाह होने वाला है। बस ऐसे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के लिए केवल बताया जा रहा है कि 16 गुफा नंबर 16 में क्या है, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। अगला देखो बोरोबुदुर स्तूप से बना प्रश्न। बोरोबुदुर स्तूप से पूछा गया कि यह जो है कहाँ पर स्थित है, यह जो स्तूप है यह कहाँ स्थित है। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। देखो बोरोबुदुर, दूर जावा, ठीक ऐसे याद रखना है, दूर जावा, कोई बोरोबुदुर, बड़ी दूर, बोरोबुदुर का सेंस निकल रहा है बड़ी दूर जावा, है ना। तो जावा से आपको इंडोनेशिया का जावा द्वीप याद आ जाएगा, और बोरोबुदुर से बोरोबुदुर स्तूप याद आ जाएगा। चलिए अगला देखिए जो बनाया गया क्वेश्चन, वह पूछा गया कि भाई ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, 4 मंदिर आपके दे दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कौन सा मंदिर जो है आपका द्रविड़ शैली में है। 3 मंदिर जो थे वो आपके नागर शैली के दिए गए थे, और चारों जो ऑप्शन थे ना, याद रखना चारों आपके उत्तर भारत के ही ऑप्शन थे। उत्तर भारत में कौन सी शैली है, नागर शैली है। अब नागर शैली अगर उत्तर भारत में स्थित है, 3 शैलियां हैं मंदिर की, ये भी आपको बताना पड़ेगा क्या। उत्तर भारत में नागर है, दक्षिण में आपकी द्रविड़ शैली है, मध्य में आपकी बेसर शैली है। उसी में देखिए ध्यान रखिए उत्तर भारत में आपकी नागर शैली पाई जाती है, लेकिन ये जो तेली मंदिर है ना ग्वालियर का, इसमें द्रविड़ शैली से निर्मित है यह मंदिर। तो ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर आरो में पीछे बना दिया गया कि तेली मंदिर जो है आपका नागर ना होकर के उत्तर भारत में स्थित है, लेकिन फिर भी यह द्रविड़ शैली में है। चलिए ये क्वेश्चन आपके देखिए स्थापत्य से हो गए। अब दक्षिण भारत से यदि क्वेश्चन कोई बनाए जाएंगे तो एक पल्लव वंश से जो क्वेश्चन बनाया जाएगा ना, तो देखिएगा पल्लव वंश से जो क्वेश्चन बनाया गया वह सिंह विष्णु इसके संस्थापक से पूछा गया। तो थोड़ा आसान है, देखो पल्लव, पालव याद रखो आप, क्या है ना, सिंह को कौन पाल सकता है, विष्णु भगवान, है ना। तो सिंह विष्णु ऐसे कनेक्ट करना है, सिंह विष्णु जो है कौन पाल सकता है, सिंह को विष्णु भगवान ही पाल सकते हैं। तो पाल सकने से हो गया, पालने से हो गया पल्लव, और सिंह विष्णु हो गए इसके संस्थापक। अगली देखिए, वातापी कोंड की उपाधि किसने ली थी, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। देखो भाई वातापी आप जानते हो ना, वातापी किसकी राजधानी होती थी, चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। आप ध्यान रखना कि जो पल्लव होते थे यहाँ पर जो शासक करते थे दक्षिण में, और ये जो आपके यहाँ पर आप जानते हो ना वातापी के चालुक्य होते थे, अब इनके भी संघर्ष चलता रहता था। अब संघर्ष में ही जो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम हुए ना, नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पीछे काफ़ी चीज़ें। अब नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जब यहाँ पर पराजित किया जाता है वातापी के शासक, आप पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ते हो ना, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था, हर्षवर्धन को। अब लेकिन हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने तो पराजित कर दिया था, लेकिन वही यहाँ पर पराजित हो जाता है किससे, नरसिंह वर्मन से। तो नरसिंह वर्मन जब पराजित करते हैं तो वातापी कोंड की उपाधि लेते हैं, है ना, कि वातापी किले को हमने जीत लिया है, तो इसीलिए यह उपाधि ली जाती है। और ह्वेनसांग जो है ना, ह्वेनसांग आपको पता है हर्षवर्धन के काल में होते हैं उत्तर में, और यह दक्षिण की यात्रा पर आता है, कांची की यात्रा तक आता है। तो पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किस शासक काल में कांची की यात्रा पर आया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता देना यही नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ही कांची यात्रा पर आया था। तो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लो कैसे यूपी से अगर घटनाक्रम कोई कनेक्ट है ना, तभी क्या है ना आगे उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आरो में। देखो भाई वातापी कोंड वाला कैसे कनेक्ट हुआ था, किससे, उत्तर प्रदेश से, हर्षवर्धन से कनेक्टेड था कि नहीं था। उसी तरीके से ह्वेनसांग वाला भी देखो कनेक्टेड था हर्षवर्धन से। क्वेश्चन देख रहे हो कहाँ से बनाए जा रहे हैं, थोड़ा सा एक आप परिधि पकड़ने की कोशिश किया करिए कि कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है लगातार आरो।
अब अगला देखिए, जो कांची के कैलाशनाथ मंदिर से बना उसका बताया गया था अभी पीछे कि रथ मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ था, नरसिंहवर्मन प्रथम के समय। वहीं जब आगे थोड़ा सा और उत्कृष्ट मंदिर बनने लगते हैं तो उसी में ही एग्जाम्पल है आपका कांची का कैलाशनाथ मंदिर। यह किसके समय निर्माण हुआ, नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय। तो यह बहुत अच्छे से, स्थापत्य वाला तो बहुत अच्छे से कोई क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे से आप कर लोगे। आगे आ जाते हुए पल्लव के बाद चलते हैं चोल वंश पर। चोल वंश के संस्थापक आपको पता होना चाहिए कौन है, विजयालय। भाई चोल किसके लिए जाने जाते थे, विजय के लिए जाने जाते थे, तो विजय के लिए जाने जाते थे, तो वहीं से आपने कनेक्ट कर लिया विजयालय को। अगला देखो, अगला कौन सा है, राज प्रथम से क्वेश्चन बनता है, राज प्रथम से और राजेंद्र प्रथम से। अब कंफ्यूज आप नहीं होंगे बिल्कुल, अब आपको जो यहाँ बता दिया जाएगा तरीका। देखो राज प्रथम, 2 बार राज है ना, तो यानी कि इसका 2 जगह राज होता होगा। एक तो भारत में भी इसका राज था, दूसरा श्रीलंका में भी राज था। लो अब कभी नहीं भूलोगे राज प्रथम जब आएगा। जैसे राज प्रथम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा शासक था जिसने श्रीलंका विजित करके मुंडी चोल मंडपम, है ना, मुंडी चोल मंडपम जो उपाधि ली थी, सॉरी मुंडी चोल मंडपम जो प्रांत बसाया था ना, वो किस शासक ने बसाया था, तो राज प्रथम। क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीलंका पर आक्रमण, श्रीलंका को किसने जीता, तो भैया किसने जीता, जिसका 2 जगह जिसका शासन होगा, तो 2 जगह राज होगा, 2 जगह राज होगा, मतलब राज प्रथम हो गया। लो आसान है, थोड़ा सा याद रखना कि नहीं, ये तरीका बनाना। अगला जो राजेंद्र प्रथम है, राजेंद्र प्रथम से जो क्वेश्चन बनाया गया वो बनाया गया कि कौन से पाल शासक को पराजित करके इन्होंने यह उपाधि ली थी, कौन सी, गंगैकोंड चोल। तो इन्होंने पाल शासक कौन सा था, महीपाल था, और उपाधि कौन सी ली थी, गंगैकोंड चोल। गंगे समझ रहे हो, गंगा पार, मतलब किसी शासक को उत्तर में जाकर के, आप समझ रहे हो, बंगालों का बंगाल में पाल बैठते थे, और ये चोल कहाँ पर बैठ रहे थे, आप जान रहे हो, दक्षिण में बैठ रहे थे। यहाँ से जाकर के राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगा नदी के पार जाकर के, है ना, और किसको हराना, वहाँ से गंगा जल लेकर आना, इसी कारण से गंगैकोंड चोल उपाधि ली गई। और किसको हराया, महीपाल को हराया। यह ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो बस चोलों से यही क्वेश्चन बनाए गए हैं अभी तक पीछे प्रीवियस ईयर में। अब वारियम से देखिए क्वेश्चन जो बना, वारियम जो क्या होता है, मिलाने को देखिए इस तरीके से आता है, 4 वारियम दे दिए जाते हैं, आगे उनके बारे में क्षेत्र पूछ लिया जाता है, किस क्षेत्र में कार्य करती थी यह वारियम। वारियम का मतलब होता है कमेटी, जो कार्यकारिणी समिति होती थी और वह किन क्षेत्रों से संबंधित होती थी। तो पहला देखिए दिया हुआ टोट वारियम और उसका उद्यान प्रशासन। अब कुछ नहीं याद रखना, देखो बढ़िया एक गाने से एक तरीका बताया जाता है, ऐसे ये तमिल वर्ड है लेकिन याद रखने के लिए एक तरीका बना दिया था मैंने, अगर समझ में आए तो ठीक है याद कर लेना, नहीं तो फिर रट लेना इसको भाई। टोट वारियम देखो, दिल टोटे टोटे पढ़ते हो ना, दिल टोटे टोटे हो गया, और वैसे ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। लो दोनों जो कनेक्ट हो गए कि नहीं, टोटे का किससे कनेक्ट हो गया, गार्डन से। बस तो टोट जो है आपका गार्डन का प्रशासन देखती थी। तो और इसके अलावा मुझे ट्रिक समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए दिल टोटे टोटे हो गया और दिल गार्डन गार्डन हो गया। लो याद हो गया ये। एरी जो है, देखिए एरी जो है आपका तालाब से संबंधित है ना, एरी तो आप जानते हैं तालाब का पर्यायवाची होता है, तो इसीलिए एरी तालाब से संबंधित है। पोन सोन आप कनेक्ट कर लो, पोन सोन, यानी कि पोन जो है आपका वो सोन, मतलब सोने से संबंधित है। स्वर्ण संबंधी जो समिति देखती थी वो पोन थी, और संवत्सर ये वार्षिकी समिति थी, है ना, वर्ष भर में जो भी कार्य होते थे उनकी जो है समीक्षा करती थी, कौन, संवत्सर समिति। तो यही मैच करने को आता है। अब टोट से आप तुरंत मिला लोगे, पोन से तुरंत मिला लोगे, एरी आप जानते हैं तालाब, ठीक है। चलो इनका आप देखिए मैच करने को आएगा, अब थोड़ा सा कनेक्ट करके आप मिला लोगे। अब अगला जो क्वेश्चन बनाया गया वह तक्कोलम के युद्ध से बनाया गया। कैसे, चोल जो हैं और राष्ट्रकूट किन के मध्य, क्वेश्चन बनाया गया कि तक्कोलम का जो युद्ध था किन शासकों के मध्य लड़ा गया था, यह क्वेश्चन था सीधा। तो उसमें ऑप्शन में दिया होता चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अब भैया आप याद कैसे रखोगे, देखो तक्कोलम, तकोलम है मतलब जो तकता है, मतलब तके, अगर तकता है और वो भी चोला पहन के, तो उसको कूट दो। तके का थोड़ा सा निगेटिव सेंस में लेना यहाँ पर, कि तक रहा है, मतलब अगर कोई अभद्र कार्य कर रहा है, तक रहा है किसी को, मतलब होता है ना कि यू टीजिंग जैसी चीज़ें होती हैं, और तकने का काम करे और वो भी चोला पहनकर, सराफत का चोला पहनकर तके, तो उसको कूट दो। लो याद आ गया, चोल से चोला से चोल हो गया, कूट दो से राष्ट्रकूट हो गया। तो इन दोनों के बीच ही युद्ध हुआ था, इसी कारण से, तकने के कारण ही। तो वही युद्ध का क्या नाम हो गया, तकने से याद आ गया तक्कोलम। चलो इस तरीके से देखो हमने तरीका बना लिया तो याद हो गया। चालुक्य वंश का जो देखिए वास्तविक संस्थापक रहा वो रहा पुलकेशिन प्रथम, और सबसे प्रतापी शासक रहा पुलकेशिन द्वितीय। इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस तरीके से पराजित किया था हर्षवर्धन को, सारी चीज़ें हर्षवर्धन वाले में हम पढ़ चुके हैं। तो वह चालुक्य शासक था। इनकी राजधानी भी हम देखो पीछे देख चुके हैं, वातापी रही है ना, वातापी कोंड की उपाधि ली थी नरसिंहवर्मन प्रथम ने। तो सारी चीज़ें हम कनेक्ट करके दूसरी जगह पर देख चुके हैं, इसलिए चालुक्य पर जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे हम देख चुके हैं। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हर्षवर्धन को जो पराजित करके इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी, तो परमेश्वर की उपाधि ली गई थी, किसके द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो पा से पा को कनेक्ट कर लेना, पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि ली थी
हर्षवर्धन को पराजित करके। अब एक चीज़ और देख रहे हो ना कि जितने भी उत्तर प्रदेश से घटनाक्रम से संबंधित कोई भी हुई ना कोई घटना, तो वह जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं आरो एग्जाम में, यहाँ से ये समझने की जरूरत है। अगला देखिए आता है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों से क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों से संबंध क्वेश्चन आता है। पहला आया संस्थापक को लेकर के, तो इसके संस्थापक कौन रहे, दंती दुर्ग रहे। एक बात बताओ, किसी राष्ट्र को अगर आपने कूट दिया तो मतलब क्या है, उसके दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है ना, तो उसके दुर्ग पर विजय मतलब दंती दुर्ग। इसका राष्ट्रकूट मतलब दंती दुर्ग, बस किसी के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया अगर आपने किसी राष्ट्र को कूट लिया। अब कृष्ण देखिए, कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया, ये आप पढ़ चुके हो यार। एलोरा का जो कैलाश मंदिर पीछे पड़ा था उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, यही कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। और उस राष्ट्रकूटों के संरक्षण में 2 तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, और आगे भी देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लिया, ध्रुव जो होते हैं ना, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले पहले राष्ट्रकूट। अब त्रिपक्षीय संघर्ष आपको पता होना चाहिए किसके इसके बीच हो रहा है। या देखिए मैप से आप समझ लोगे, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार रहते थे आपके, यहाँ आपके राष्ट्रकूट रहते थे, यहाँ आपके पाल रहते थे। इन्हीं के बीच में क्या होता था, संघर्ष देखा जाता था। कहाँ पर, यह उत्तर का जो क्षेत्र है ना, कन्नौज का क्षेत्र, जहाँ पर हर्षवर्धन का शासन रहता था। तो यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये तीनों शक्तियां महाशक्तियां लड़ती रहती थी। कौन कौन, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, है ना। क्योंकि हर्षवर्धन के बाद से यहाँ पर थोड़ी सी कैसी वैक्यूम स्थिति आ गई थी, इस कारण से इनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष देखा जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक पीछे कि राष्ट्रकूटों में कौन सा पहला राष्ट्रकूट था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, तो याद रखना है आपको, ध्रुव रहा था पहला, कौन, राष्ट्रकूट। चलिए आगे हम देखते हैं लास्ट जो है साहित्य और साहित्यकारों से। देखो साहित्य और साहित्यकारों से क्या है, कुछ साहित्य दे दिए जाते हैं और उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। यहाँ सीधे सीधे मैचिंग करने को आता है, तो यहाँ वो सारे बताए जाएंगे जो बार बार रिपीट हुए पिछले 20 वर्षों में। देखो जैसे तुलक्का पीएम पूछा गया, अब इसके यार साहित्यकार के आपको नहीं पता होंगे, तुलक्का पीएम से ही मिलता जुलता नाम है, तो याद रखने में भी कठिनाई नहीं होगी। कौन है, तुलक्का पियर हैं। और दूसरा संगम, 3 संगम हुए आप जानते हैं, उसमें जो दूसरा संगम हुआ ना, उसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है अभी तक हमारे पास वो यही है, तुलक्का पीएम ही है। दूसरा आ गया शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के जो आपके साहित्यकार हैं वो कौन है, इलांगो आडिगल हैं। अब देखो शिल्पाधिकारम को याद रखने का तरीका बताता हूँ। शिल्पा शेट्टी को जानते हो ना, सारे जानते होंगे। शिल्पा क्या है, लॉन्ग है कि नहीं है, लंबी है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में कि नहीं, तो लॉन्ग से आप इलांगो, है ना, लॉन्ग से आपने कनेक्ट किया इलांगो को और शिल्पा से शिल्पाधिकारम को, लो याद हो गया। तिरुकुराल देखो तिरुकुराल का बहुत आसान तरीका बताता हूँ। तिरुकुराल क्या है ना, तिरुकुराल को तमिल साहित्य की बाइबिल बोला जाता है। अब देखो तमिल में बाइबिल हो चाहे कुरान हो, ये सारी चीज़ें क्या है, सब पवित्र पुस्तकें हैं। वैसे ही तमिल की पवित्र पुस्तक तिरुकुराल है। अब तिरुकुराल को आपको पढ़ना कैसे है, तिरुकुरान पढ़ना है। तो बस आप बता दो कि भाई 4 पुस्तकें अगर दी होंगी, तुलक्का पीएम, शिल्पाधिकारम, तिरुकुराल। अब तिरुकुराल को आपने तिरुकुरान पढ़ा तो पूछा जाए कौन सी पुस्तक तमिल साहित्य की बाइबिल है, लो तुरंत मार के आओगे कि तिरुकुराल है। भाई इसको हमने तिरुकुरान की तरह पढ़ा था। अगली देखिए पूछी गई है पेरिप्लस ऑफ द एर्थियंस ही है ना, इसके देखिए लेखक नहीं पता चल पाए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इसके जानकारियाँ बहुत सी पता हुई हैं, व्यापारिक जानकारियाँ बहुत सी पता हुई हैं, वहीं से क्वेश्चन आरो में बना लिए गए। क्या, पेरिप्लस ऑफ द एर्थियंस जो पुस्तक थी उसमें पता चला कि उरैयूर जो था ना वो सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र हुआ करता दक्षिण का, ठीक है। जो उरैयूर क्षेत्र था वो सूती वस्त्र का क्या था, प्रमुख केंद्र था। एक जानकारी यह यहाँ से मिलती है। दूसरी अरिकामेडु से मिलती है। देखिए जो अरिकामेडु है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी तट का एकमात्र जो होता है, जो पूर्वी तट है ना भारत का, वहाँ का एक बंदरगाह था, कौन सा, अरिकामेडु। उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इससे मिलती है। और भारत रोम के व्यापार के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रोम वस्तुएं हैं वो पाई गई हैं, कहाँ पर, अरिकामेडु पर। यानी कि इस क्षेत्र से माना गया कि इस क्षेत्र से भी रोम से व्यापार हुआ करता था। इसकी जानकारी कहाँ से, पेरिप्लस ऑफ द एर्थियंस से। यहाँ से क्वेश्चन आरो में खूब बनाए गए हैं। अगली पुस्तक देखिए जो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से पूछा गया कि अष्टाध्यायी के आपके साहित्यकार कौन है, पाणिनि है। देखो पाणिनि के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ये है नंद वंश के जो शासक थे, महापद्म नंद, इनके मित्र थे पाणिनि, है ना। तो अष्टाध्यायी से काफ़ी आसान है, आप याद भी रख सकते हो। अब वराह मिहिर की, देखो वराह मिहिर आप जानते हो खगोल शास्त्री थे। अब इनकी पुस्तकें कौन सी हैं, वृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और वृहद संहिता। देखो वृहद वाली बहुत आसान है। वराह मिहिर जो है खगोल शास्त्री थे, वृहद पिंडों के बारे में यह जानकारी देते होंगे। तो वृहद से ही आपकी 2 पुस्तकें होंगी, वृहद जातक और वृहद संहिता, ये 2 पुस्तकें हो गई। ये 2 पुस्तकें एकदम 100% आप याद हो जाएंगी, वराह मिहिर की हैं, है ना। चलिए गीत गोविंद पूछा गया भाई, गीत गोविंद के पूछा गया कौन है साहित्यकार, कौन रचनाकार हैं, जयदेव हैं। लेकिन जयदेव के बारे में क्वेश्चन जानते क्या है, जयदेव के बारे में आया किसके आश्रित कवि थे, तो सेन वंश के जो अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन, और लक्ष्मण सेन के ही ये क्या थे, आश्रित कवि थे, कौन, जयदेव। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। 10 कुमार चरित, देखो 10 कुमार चरित को भी यहीं याद करा दिया जाएगा। दा से दा को कनेक्ट कर लेना, बस 10 कुमार चरित्र को दा से कनेक्ट कर लेना, दा से दा को, दा मतलब दंडी, है ना, कनेक्ट हो गया कि नहीं। 10 कुमार चरित्रम के आपके कौन है रचनाकार, दंडी हैं। मृच्छकटिकम, देखो मृच्छकटिकम को आपको शूद्रक कैसे याद रखना है, मृच्छ या मलेच्छ,
सारे शब्द कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं आसपास। मृछ मलेच्छ, मलेच्छ किसको माना जाता था? शूद्र को पहले, तो शूद्र शूद्रक, मृछ से आपका शूद्रक हो गया, शूद्र से शूद्रक कर लिया, मलेच्छ से मृछ कर लिया, तो ये भी देखो याद हो गया। लास्ट है थोड़ा सा जो 2-4 क्वेश्चन बनाए जाते हैं पूर्व मध्यकाल में, देखिए पाल वंश से और गुर्जर प्रतिहारों से, है ना, और चंदेलों से, क्योंकि चंदेल का आप जानते हैं एरिया कौन सा था, भारत उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनाए गए। और त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में हमने भी समझ लिया था पाल और प्रतिहारों के बारे में। पाल से क्वेश्चन क्या बनाया गया? पाल से देखो पूछा गया अभी तक कि कौन सा पाल शासक था जिसको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, तो भैया जनता के द्वारा जो इसका संस्थापक था ना गोपाल, इसको ही प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। धर्मपाल पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या? विक्रमशिला जो आपका देखा पढ़ा ना, विक्रमशिला जो विहार था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। याद आया आपको? ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो एक तो क्वेश्चन धर्मपाल से बना था, एक गोपाल से बनाया गया था, तीसरा देवपाल से बनाया गया क्वेश्चन। देखो देवपाल जो था ना कई सारे बौद्ध मठों की उसने वो की है ना, दान किया, बौद्ध मठों बौद्ध भिक्षुओं को दान किया, तो इस कारण से काफी प्रसिद्ध बौद्ध मतानुयायी था। कौन? देवपाल, देव पुरुष था, ऐसे याद रखना है। पालों में देव मानव कौन था? देव पुरुष कौन था? देवपाल था, क्योंकि भाई इतने बौद्धों को इसने दान किया था ना, इस कारण से इसको कनेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि देवपाल जो है देव पुरुष था। तो ये नहीं कि आप धर्मपाल बता दिए कि प्रसिद्ध बौद्ध मतानुयायी था, कौन था? देवपाल। हालांकि पालों ने संरक्षण किस धर्म को दिया था? बौद्ध धर्म को ही दिया था। अब गुर्जर प्रतिहार देखिए, गुर्जर प्रतिहार में क्वेश्चन मिहिर भोज से आया कि गुर्जर प्रतिहारों का सबसे जो प्रसिद्ध हुआ, सबसे प्रतापी राजा हुआ कौन हुआ? मिहिर भोज हुआ। क्यों मिहिर भोज से क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि इसने जो है अपनी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को बनाया था। तो जैसे यूपी संबंधित कोई घटना आती है आंखें तुरंत बड़ी बड़ी कर लेनी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है आरो यारो में। कहीं भी आप पढ़ना, जीएस में पढ़ना, आप ध्यान देना कि इस चीज़ को, क्योंकि क्वेश्चंस का आप लेवल समझ रहे हो, जो भी कनेक्ट है ना कोई घटना अगर उत्तर प्रदेश से, तुरंत वहाँ से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो वही प्रतिहार वंश से देखो मिहिर भोज क्यों? प्रतापी था साथ ही। लेकिन आरो में क्वेश्चन कहाँ से आया कि इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो आप जानते हो कि त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था ना कन्नौज को लेकर के, तो मिहिर भोज की जब एक तरीके से विजय होती है तो वहाँ पर कन्नौज को अपनी राजधानी बना देता था, जो भी जीतता था उसको राजधानी बना देता था, तो मिहिर भोज के द्वारा भी इसको राजधानी बना दिया गया। चंदेलों को लेकर के देखो, चंदेलों को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा गया ना, वो आपको चंदेलों को लेकर पता होना चाहिए। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। अच्छा, नन्नुक के ही जो पौत्र थे ना, मतलब पुत्र के पुत्र, वो था जयसिंह, या उसको जेजा के नाम से जानते थे। तो जेजा के नाम पर ही उसने नाम रखा था क्या? जेजाक भुक्ति। ये थोड़ा आपको जानकारी के लिए बताया गया, क्वेश्चन नहीं यहाँ से आया, अगर आया भी है तो आप तो कर ही लेंगे ना। आपकी इसके संस्थापक नन्नुक थे और नन्नुक के ही पौत्र थे जेजा, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने नाम रखा था बुंदेलखंड क्षेत्र का जेजाक भुक्ति। इसलिए बोला जाता है कि बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था, क्या नाम था? जेजाक भुक्ति था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आल्हा उदल से। आल्हा उदल से क्वेश्चन यह आया था कि ये दो सेना नायक थे ना, ये जो है किसके सेनापति थे? परमार्दी देव के। कैसे? आल्हा उदल आप जानते हो कि परम शक्तिशाली थे कि नहीं, तो परम से आपको याद रखना है क्या? परमार्दी देव के दरबार में थे ये। कौन? आल्हा उदल। अब देखो सारे फैक्ट आपको बहुत बेहतरीन ढंग से कनेक्ट करके ट्रिक के साथ याद करा दिए गए हैं। अब बताओ पीवाईक्यू में एंशिएंट हिस्ट्री के जो फैक्ट थे जिनसे आप डरते रहते थे, अब डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा होगा। सारे पीवाईक्यूज एकदम उंगलियों पर होंगे आपके, सारे याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए होंगे 2 से 3 बार वीडियो को देखना और बहुत अच्छे से बार बार देखना ना, और पीडीएफ को साथ में देखना, सामने रख के देखना, तो आपको याद हो जाएगा। बार बार इसको बस रिवीजन करना है। पीडीएफ चाहिए हो तो आप देखो टेलीग्राम से ले लेना, और वीडियोस को यार अगर अच्छे लग रहे हो ना, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तरीका अच्छा लग रहा हो, तो शेयर कर देना और कमेंट लाइक जरूर करना इसको, है ना, तभी हम आगे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। अब एंशिएंट का पार्ट खत्म हो गया, अब धीरे धीरे देखिए आपको मिडाइवल और मॉडर्न के भी करा दिए जाएंगे। जल्दी ही ऐसे ही सारे वीडियोस आपके कराए जाएंगे, आप बस भरोसा बनाए रखिएगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन करा दी जाएगी। पीवाईक्यूज को लेकर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे अपने एग्जाम्स में। चलिए आज के लिए धन्यवाद।